मैं विपिन आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए, जैसा कि थंबनेल में आपने देख ही लिया है, वर्ड विचार टॉपिक चलेगा वर्णमाला पर। चलिए, वर्ड अक्षर या ध्वनि, वह छोटी सी छोटी ध्वनि मुंह से निकाली, यानी मुंह से निकलने वाली आवाज़ जिसके और टुकड़े या खंड न हो सकें, उन्हें हम वर्ड कहते हैं। जैसे अ, ओ, ए, ग, क, ग, व इत्यादि। आइए हम बंदर को ध्वनि में तोड़ते हैं। बंदर शब्दों को हम ध्वनि में तोड़ते हैं। ब प्लस अ प्लस न प्लस द प्लस अ प्लस र प्लस अ। इसमें देखिए 7 ध्वनियाँ हैं। इसी तरीके से अगर कोई और भी शब्द आता है, उसमें पूछता है कि इसमें कितनी ध्वनियाँ हैं, तो हम उन्हें तोड़ करके बता सकते हैं। देखिए, ब में बा है और छोटा आ है और ना है, यानी ना का मतलब बिंदी, जो इस पर बिंदी लगी हुई है, ये इसमें तीन ध्वनियाँ बनती हैं बा में। और द में 2 ध्वनियाँ बनती हैं, द और अ, और रा में भी 2 ध्वनियाँ बनती हैं, तो टोटल हो गई 7 ध्वनियाँ। इन ध्वनियों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते, क्योंकि ये सबसे छोटी इकाई है, यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। और ध्वनि से बड़ा अक्षर यानी वर्ड, जिसे वर्ड कहते हैं, और वर्ड से शब्द और शब्द से वाक्य। चलिए, अगला पॉइंट है वर्ड। 2 या 2 वर्डों के मेल से शब्द बनता है। 2 या 2 वर्डों के मेल से शब्द बनता है, और यहाँ पर वर्ड वही अक्षर। तो देखिए, 2 या 2 कहते हैं, जैसे बंदर, केला, खाता, जाता, पीता, नहाता, ऐसे शब्द आते हैं। वो सभी शब्द हैं, लेकिन ये 2 या 2 से अधिक भी मिला सकते हैं। अक्षरों के मेल से बने हुए हैं वाक्य। अगला पॉइंट सेंटेंस। सार्थक शब्दों के समूह से वाक्य बनते हैं, यानी ऐसे शब्द जिनके कुछ न कुछ अर्थ निकलते हों। सार्थक का मतलब कुछ न कुछ अर्थ आता हो, तो ऐसे समूह हों और मिलकर के उन्हें मिला दें सभी को क्रम से, तो उनमें वाक्य बन जाता है। जैसे बंदर केला खाता है, राम आगरा जाता है, राजू किताब पढ़ता है। तो ऐसे कई सेंटेंस हैं तो जो क्रम से हैं। जैसे मान लीजिए बंदर केला खाता है, अब इसमें पहले आ जाता है केला खाता बंदर, तो उसमें सेंटेंस नहीं बनता, ठीक है, क्रमबद्ध नहीं होता। तो क्रमबद्ध भी होना चाहिए, इसका विशेष ध्यान। चलिए, अगला पॉइंट वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? किसी भी भाषा के वर्णों का वह समूह जिससे शब्द या भाषा का निर्माण किया जाता है, उसे हम वर्णमाला कहते हैं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय, भारत सरकार और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद NCERT ने हिंदी भाषा की वर्णमाला को इस प्रकार व्यवस्थित किया है। किस प्रकार व्यवस्थित किया है? देखिए, जी हाँ, स्वर। सबसे पहले स्वरों की संख्या कितनी है? 11। व्यंजन, और व्यंजन की संख्या कितनी है? 33। स्वरों की संख्या 11 और व्यंजन की संख्या 33। ये पूछा जाए कि स्वर कितने हैं, तो 11। व्यंजन कितने हैं? 33। स्वर में कौन कौन से आते हैं वो समझ लीजिए। अ, आ, ए, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। लास्ट के 2 अक्षर हैं वो नहीं आते हैं, वो आपको आगे बताएंगे। अच्छा, व्यंजनों की संख्या 33 है। व्यंजन 3 भागों में टूटे हुए हैं। पहला भाग स्पर्शी व्यंजन, इनकी संख्या 25 है। अंतस्थ व्यंजन, इनकी संख्या 4 है। और ऊष्मक व्यंजन, इनकी संख्या 4 है। ठीक, तो 25, ये 5 ऐसे होते हैं और 5 ऐसे, ठीक है, 5 मिला करके और 5 25 बन जाते हैं। ये वर्ग के रूप में होते हैं। ये भी पूछ लेता है स्पर्शी व्यंजन कैसे होते हैं? वर्ग के रूप में होते हैं। और अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है। ऊष्मक व्यंजनों की संख्या 4 है। ऊष्मक व्यंजन कौन कौन से हैं? स, स, ह।
अंतस्थ व्यंजन याराला हुआ, अंतस्थ व्यंजन आपके हो गए याराला हुआ, ये वाले। चलिए अगला पॉइंट है अनुस्वार और विसर्ग। देखिए पहले को अनुस्वार कहते हैं और दूसरे को कहते हैं विसर्ग। इन दोनों को मिलाकर के अयोग्यवाह यानी अयोग्यवाह कहते हैं। देखिए अयोग्यवाहों की संख्या 2 है। एनसीईआरटी किताब में इसी प्रकार से वर्णमाला को दर्शाया गया है। क्वेश्चन आता है अयोग्यवाह की संख्या कितनी है? 2। कौन कौन से अयोग्यवाह हैं वो आ गए। ऊष्मक व्यंजन। चलिए आगे पॉइंट। अतिरिक्त, अतिरिक्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुणिक व्यंजन, इनके 3 नाम हैं, इसको विशेष ध्यान रखना है। इसे कहते हैं अतिरिक्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुणिक व्यंजन। इनकी संख्या 2 है, ड और ढ। अगला संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है। संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? क्षे, त्र, ज्ञान और स्र। नोट, अंग और आह को अयोग्यवाह कहते हैं। अभी आपको बताया था अंग और आह, ये लास्ट के स्वर जो दो हैं उन्हें अयोग्यवाह कहते हैं। एक शब्द और एक अक्षर और होता है स्वर, जिसमें आपको ज्ञान होना जरूरी है। ग्रहित स्वर कौन सा है? ग्रहित स्वर ये वर्णमाला में नहीं आता है, लेकिन ये ग्रहित स्वर है। बिंदी नहीं लगती है, केवल ऊपर ये चंद्र आधा व्रत होता है। ग्रहित स्वर होते हैं। और ग्रहित व्यंजन, ग्रहित व्यंजन भी होते हैं, वो यहीं पर कंप्लीट कर लीजिए। ज, फ, क, ख, ग, ये ग्रहित व्यंजन होते हैं। ये ग्रहित स्वर और ग्रहित व्यंजन ये वर्णमाला में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन ये इनका प्रयोग होता है। ये विदेशी भाषा से लिए गए, इनका प्रयोग होता है, लेकिन ये वर्णमाला में कहीं भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। ग्रहित स्वर और ग्रहित व्यंजन। चलिए अगला पॉइंट। ग्रहित स्वर समझ में आ गया। इसमें डॉक्टर, हॉल, कॉलेज इत्यादि ऐसे शब्द बनते हैं। ग्रहित में देखिए ज, फ, क, ख, ग, जैसे जंक्शन, फंक्शन, तो ऐसे शब्द बनाए जाते हैं। तो फैजान, तो ऐसे शब्दों को हम फारसी शब्द बनाए जाते हैं ज़्यादातर, तो इन्हें ग्रहित व्यंजन कहते हैं। चलिए अगला पॉइंट। वर्ण के भेद। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। अभी आपको बताया, तो 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। स्वर और व्यंजन। स्वर कौन कौन से होते हैं? स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण। कभी कभी इस तरीका से लिखा आता है प्रश्न में, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को हम क्या कहते हैं? स्वर, व्यंजन, और भी कई एग्जाम पे उसमें विकल्प में दे देगा तुम्हें भ्रमित करने के लिए। तो जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। अब यही पूछ ले, हिंदी वर्णमाला में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों की संख्या कितनी है? तो 11। अभी आपको बताया था आ, इ, उ, रे, ए, ऐ, ओ, औ, इनकी संख्या 11 है। चलिए अगला। स्वर के प्रकार अथवा भेद। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो अभी हम स्वर की बात करेंगे, पहला टॉपिक, उसके बाद व्यंजन की बात करेंगे। तो स्वर, स्वरों की संख्या यानी स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? तो स्वरों को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। कैसे? नंबर 1, मुख, मुखाकृति के आधार पर, यानी मुख के आधार पर हम किस तरीका से उसे बोलते हैं। ओष्ठाकृति के आधार पर, उच्चारण समय यानी मात्रा के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर, सजाति एवं विजाति स्वर के आधार पर। चलिए आगे देखते हैं इन्हें किस तरीका से बांटा गया है। देखिए मुखाकृति के आधार पर, पहला टॉपिक है मुखाकृति के आधार पर। तो
तो मुखाकृति के आधार पर स्वरों को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। नंबर 1 में अग्र स्वर, नंबर 2 में पश्च स्वर, नंबर 3 में समृद्ध स्वर, और नंबर 4 में अर्ध समृद्ध स्वर, 5 में विवृत स्वर और 6 में अर्ध विवृत स्वर। तो यानी टोटल आया 6 भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर? मुखाकृति के आधार पर। मुखाकृति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में। तो कौन कौन से 6 भाग हैं वो देखिए। अग्रस्वर, अग्रस्वर को हम पढ़ते चलते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण जिह्वा यानी जीभ के अगले भाग से होता है तो समझ लेंगे वो अग्रस्वर है। जैसे ए, ई, ए, रिर। पश्च स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का पिछला भाग सक्रिय होता है यानी पिछले भाग से बोले जाते हैं, उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। जैसे बड़ा आ, उ, ओ, आ और ग्रहित स्वर। ये ग्रहित स्वर आ गए यहाँ पर देखिए, ठीक है। और ग्रहित स्वर और ग्रहित व्यंजन अभी आपको बताया था। समृद्ध स्वर देखिए, समृद्ध स्वर का अर्थ है कम खुला हुआ। समृद्ध है यानी कम खुला हुआ। जिन स्वरों का उच्चारण में मुंह कम खुलता है उन्हें समृद्ध स्वर कहते हैं। जैसे ए, ओ। समृद्ध स्वरों की संख्या 2 है। कौन कौन से हैं? ए, ओ। ये पूछ लेता है कौन सा समृद्ध स्वर है इसमें, तो ए, ओ। कौन सा विवृत है, तो विवृत की बात अगले पॉइंट पाएगी। देखिए, समृद्ध के बाद अर्ध समृद्ध। अर्ध समृद्ध कौन कौन से? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख समृद्ध स्वर से थोड़ा अधिक खुलता है, समृद्ध स्वर से थोड़ा अधिक खुलता है, उन्हें हम अर्ध समृद्ध कहते हैं। और अर्ध समृद्ध की संख्या 1 है जो आओ, और समृद्ध की संख्या 2 थी, ए, आ। उसी तरीका से अगला है विवृत स्वर। विवृत स्वर में देखिए, विवृत शब्द का अर्थ है अधिक खुला हुआ। विवृत शब्द का अर्थ है अधिक खुला हुआ, और अधिक खुला हुआ जिन स्वरों के उच्चारण में मुख अधिक खुलता है उन्हें विवृत स्वर कहते हैं। जैसे आ, विवृत बड़ा यानी विवृत अधिक खुला हुआ, बड़ा मतलब। अब विवृत में अधिक किस अक्षर पर खुलता है मुंह ज्यादा अधिक, तो वो है बड़ा आ, ठीक है। अर्धविवृत, अगला है अर्धविवृत। विवृत स्वर से थोड़ा कम और अर्ध समृद्ध से थोड़ा अधिक मुंह खुलता है और स्वरों का उच्चारण हो, ऐसे स्वरों को अर्धविवृत स्वर कहते हैं। जैसे ए, आ। अब ये कौन सा आ गया? ये वही ग्रहित स्वर, ए, आ। चलिए अगला पॉइंट देखिए। इसमें कभी कभी ये भी पूछ लेता है, हाँ, समृद्ध हो गया, विवृत हो गया, अर्धविवृत हो गया, 6 कंप्लीट हुए। अगला है ओष्ठाकृति के आधार पर। चलिए दूसरा पॉइंट आ गया ओष्ठाकृति के आधार पर। देखिए, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर के 2 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 2। नंबर एक में वृत्ताकार स्वर और नंबर 2 में है अर्धवृत्ताकार। क्या है? अर्धवृत्ताकार। तो हमें अभी वृत्ताकार की बात कर लेते हैं। वृत्ताकार स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ओठों का आकार गोल हो जाता है, यानी इस तरीका से बोलते हैं और ओठों का आकार ऐसे हो जाता है, तो हम उन्हें वृत्ताकार स्वर कहते हैं। वृत्ताकार स्वर कौन कौन से होते हैं? वृत्ताकार स्वर होते हैं, देखिए, ओ, ओ, आ और आओ, तो ये वृत्ताकार हो गए। अवृत्ताकार, दूसरा है अवृत्ताकार स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ गोल न खुलकर या ओठों का आकार बोलते समय गोल न होकर अन्य आकार के होते हैं, तो उन्हें
ऐसे स्वरों को हम अवृत्ताकार स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, ए, ऐ, तो ये कैसे हैं? अवृत्ताकार स्वर हैं, अवृत्ताकार स्वर हैं ये। ठीक, चलिए अगला है उच्चारण समय या मात्रा के आधार पर। उच्चारण समय या मात्रा के आधार पर, तो ये तीसरा पॉइंट चालू हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा पॉइंट चालू हो गया। उच्चारण समय के आधार पर इन 3 भागों में बांटा गया है। सबसे अधिक क्वेश्चन इसी से ही पूछता है, वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट। सबसे ज्यादा यहीं से क्वेश्चन, हर परीक्षा में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कि उच्चारण समय के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है, या स्वरों के कितने भाग हैं? तो 3 भाग हैं। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, नंबर 4 प्लुप्त स्वर। ठीक है, स्थानों के आधार पर और वैसे 5 भागों में बांटा गया है, लेकिन स्वरों को उच्चारण के आधार पर ये पूछता है। उच्चारण का है, उच्चारण समय के आधार पर क्या कहता है? उच्चारण समय के आधार पर, तब आप समझेंगे कि स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। और सबसे ज्यादा पूछता है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर वो होते हैं जिन्हें कम आवाज में बोला जाता है। दीर्घ स्वर थोड़ी अधिक आवाज में, प्लुप्त स्वर इससे ज्यादा, यानी 3 गुना समय ज्यादा लेते हैं ऐसे स्वर। चलिए देखते हैं, बात है ह्रस्व स्वर की। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर की मूल स्वर भी कहते हैं, इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। अब पूछता है ह्रस्व स्वर न कह के मूल स्वर कितने होते हैं? तो मूल स्वर यानी ह्रस्व स्वर की संख्या 4 है। कितनी है ह्रस्व स्वरों की संख्या? 4, इनकी संख्या 4 है। और इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। पूछिए मूल स्वर किसे कहते हैं? तो ह्रस्व स्वर को मूल स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर, अगला है दीर्घ। जिन शब्दों के उच्चारण में ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। यानी ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगे तो उन्हें हम दीर्घ स्वर कहेंगे। और दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 7। दीर्घ स्वरों की संख्या है 7। कौन कौन से? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। आ, ई, उ, ए, ओ, ऐ। आ, ई, ओ और ए, ऐ, ऐ। ठीक। अगला पॉइंट है संयुक्त स्वर। देखिए संयुक्त स्वर में ये 3 स्वर जो है संयुक्त स्वर हैं। कैसे हैं? देखिए ये 2 अलग अलग स्वरों से मिलकर के बने हैं। जैसे ए बना है अ प्लस ई से, और ऐ बना है ए प्लस ए से, और उ बना है अ प्लस उ से, और अ बना है अ प्लस ओ से। तो इस वजह से इन्हें संयुक्त स्वर भी कहा जाता है, केवल इन 4 को। लेकिन ये दीर्घ स्वर में ही आते हैं। दीर्घ स्वर की संख्या 7 है, ह्रस्व स्वर की संख्या 4 है। दीर्घ स्वर कौन से हैं? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। और देखिए 7 4 कितने हो जाते हैं? 11। तो स्वरों की संख्या कितनी है? 11। 7 ये 4 ये। अब इसमें देखिए ह्रस्व स्वर यानी जिन्हें मूल स्वर भी कहते हैं, ये वाला, तो इनमें संख्या इनकी 4 है। ए, आ, ई, उ, आ, ई, उ और ऋ। ठीक, चलिए अगला पॉइंट उच्चारण। उच्चारण स्थान के आधार पर, चौथा पॉइंट आया आपका उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है। एक है, अच्छा इसमें अच्छा इसका पॉइंट एक वो रह गया, वो प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर को देखिए, प्लुप्त स्वर उन्हें कहते हैं जिनकी आवाज 3 गुना अधिक निकलती है। जैसे आता है राम, श्याम। जैसे राम, ओम, देर तक बोलने पर राम बोल देंगे तब नहीं, तो इसमें
3 लगता है, जैसे ओम, ओम बोलेंगे तो ओम, इस तरीक़ा से लिखा जाता है ओम। तो यहाँ पर ये 3 की गिनती आ जाती है। समझ लीजिए इसमें 3 गुना समय लग रहा है, तो ऐसे शब्द प्लुप्त स्वर कहलाते हैं। ठीक है। राम, राम तो बोल देंगे तो ऐसे ही लिख जाएगा, लेकिन राम तो रा ये 3 बनाएंगे यहाँ पर, और यहाँ राम ऐसे लिख दिया जाएगा। अब इसे आओ, आओ, ठीक है। तो इस तरीके देर तक आवाज, यानी 3 गुना समय ज़्यादा लगने पर वो प्लुप्त स्वर हो जाते हैं। चलिए ठीक है, इस पॉइंट को देखिए। उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर इन्हें 2 भागों में बांटा गया है, अनुनासिका और निर्नासिका स्वर। देखिए समझिए, अनुनासिका स्वर और निर्नुनासिका स्वर। अनुनासिका कौन से होते हैं? अनुस्वार का कोमल रूप अनुनासिक कहलाता है। ठीक है। जिनका उच्चारण करते समय हवा मुख के साथ साथ नासिका से भी निकलती है, उन्हें अनुनासिका स्वर कहते हैं। ठीक। और जिनकी हवा केवल मुख से ही निकलती है, उन्हें निर्नासिका स्वर कहते हैं। अनुनासिका और निर्नासिका में समझ गए। अब देखिए, अनुनासिका जिन पर ये बिंदी आ जाती है, इसे चंद्र बिंदी कहते हैं, वो सभी शब्द अनुनासिका में आ जाते हैं, जैसे आँख, कांच, चांद, तो ये अनुनासिका। निर्नासिका जे ऐसे शब्द जिनमें ये बिंदी नहीं आती है, वो सभी निर्नासिका होते हैं। चलिए अगला पॉइंट, पांचवा पॉइंट है सजाति एवं विजाति। 5वां पॉइंट आपका सजाति एवं विजाति। सजाति ऐसे शब्द जो होते हैं जो अक्षर एक जैसी जाति के होते हैं, सजाति। आ ए ई उ। देखिए इन्हें बनाते समय एक जैसे ही हैं ऐसे शब्द, ये सभी सजाति ठीक है, सजाति हो गए। आ ए ई उ, ये सजाति स्वर हैं, इनके बीच में डैश लगा हुआ है। दूसरा विजाति स्वर, इनको छोड़ करके सभी शब्द जो है विजाति स्वर हैं। आ ए ई उ को छोड़ करके सभी बाकी विजाति हैं। चलिए अगले पॉइंट पर, अयोग्य बाह। अब देखिए जो अयोग्य बाह शब्द होते हैं, अक्षर हैं, हिंदी वर्णमाला में अंग और आहा, अंग और आहा ऐसे 2 वर्ड हैं जो ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन हैं। यानी उन 5 को छोड़ने के बाद, ठीक है, कुछ और भी स्वर में बचता है, वो क्या है? अयोग्य बाह। अयोग्य बाह कहते हैं। पहले को जिस पर एक बिंदी है उसे अनुस्वर कहते हैं, और 2 बिंदी हैं इस पर, इसे विसर्ग कहते हैं। अयोग्य बाह इन इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, जो वर्ड स्वर और व्यंजनों के अतिरिक्त होते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं, उन्हें अयोग्य बाह कहते हैं। यानी जो शब्द स्वर और व्यंजनों के अतिरिक्त होते हैं उन्हें हम अयोग्य बाह कहते हैं। यानी अयोग्य बाह इन दोनों से अलग हैं। अनुस्वर, देखिए पहला है अनुस्वर। अनुस्वर ये पहले जिस वर्ड के उच्चारण में यानी बोलने में वायु नाक से बाहर निकलती है, उन्हें अनुस्वर कहते हैं। मुंह से भी निकलती है लेकिन नाक से भी। और जैसे वर्तमान में पंचम, ये भी के साथ पढ़ा जाए, ये डा ढा डा डा, तो इनमें भी ये नाक से निकलती है, लेकिन इन्हें छोड़ने के बाद, ठीक है। जैसे हंस, चंचल, पंख, इनसे ही बनता है अंग से। अगला है विसर्ग। देखिए विसर्ग, विसर्ग वो होते हैं जो संस्कृत में उच्चारण ह के समान होता है, और इनका प्रयोजन 2 भागों में किया जाता है, 2 बिंदुओं में किया जाता है। और विसर्ग का प्रयोग अधिकांशतः संस्कृत भाषा में किया जाता है, जो पीछे 2 बिंदी लगा दी जाती हैं शब्द को लिखने के बाद। ये लिखी हैं दुख में लगी हैं, अतः में लगी हैं, इन्हें हम विसर्ग कहते हैं। देखिए अनुनासिक, इसके बाद आता है अनुनासिक। अभी आपको बताया अनुनासिक और निर्नासिक, इसमें एक आता है अनुनासिक। अनुनासिक होता है आपका अ पर चंद्र बिंदी लगी हो, जैसे चंद्र बिंदी लगी है इस पर, ठीक है। चंद, आँख, गांव, ये शब्द लिखे जा रहे हैं, तो इसमें क्या है?
चंद्र बिंदी लगी है, इसमें कहते हैं अनुनासिक। अब बात आती है कि अनुनासिक और अनुस्वारों में क्या अंतर है। ठीक है, अनुस्वार और अनुनासिक में क्या अंतर है। तो देखिए बेटा, अभी आपको दिखाया कि अनुनासिक और अनुस्वर में क्या अंतर है, छोटा सा ही अंतर है, आप समझ रहे होंगे। अनुस्वर, अनुस्वर में केवल बिंदी लगती है और अनुनासिक में चंद्र बिंदी लगती है, वो अनुनासिक हो गया। जल्दी में क्वेश्चन केवल बिंदी का, बिंदी में ही कम वो कर देगा कि कौन सा शब्द इसमें अनुनासिक है, कौन सा शब्द इसमें अनुस्वर है। तो आप चक्कर में ना पड़े। ठीक है, अनुस्वर विसर्ग आपको बताया, अनुस्वर विसर्ग में अनुस्वर एक बिंदी, विसर्ग दो बिंदी पीछे लग जाती हैं। अनुनासिक और निर्नासिक, अनुनासिक में चंद्र बिंदी लगती है और निर्नासिक में कोई बिंदी नहीं लगती है। चलिए अगला समझ